हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा था वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं। तो आपको लिखना है अनुवंशिकी के जनक किसे कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। किसे कहते हैं? तो मेंडल को हम क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल को हम कहते हैं अनुवंशिकी का जनक। तो आपको लिख लेना है ग्रेगर जॉन मेंडल। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है विलियम वेटसन को। किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अनुवंशिकी का जनक आपको लिखना है विलियम वेटसन को कहा जाता है। विलियम वेटसन, जिन्होंने सबसे पहले अनुवंशिकी शब्द का प्रयोग भी किया था। तो विलियम वेटसन को हम आधुनिक अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को हम क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक, टी.एच. मॉर्गन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण लिखना है आपको। तो अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस सबसे पहले किसमें देखी गई थी, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? तो आपको याद रखना है मिराबिलिस जलापा। क्या है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल? है मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा के अंदर अपूर्ण प्रभाविता देखने को मिलती है। मिराबिलिस जलापा, इसको गुलाब बांस कहते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि युग्मकों की शुद्धता के संबंध में जो मेंडल द्वारा नियम दिया गया उस नियम को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए मेंडल द्वारा ऐसा कौन सा नियम दिया गया जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। तो आपको याद रखना है पृथक्करण का नियम, इसीलिए इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है पृथक्करण का जो नियम है, तो पृथक्करण का नियम एक ऐसा नियम है जिसको कि हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम आपको याद रखना है। तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो यहां पे युग्मकों की शुद्धता के संबंध में दिए गए नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। अगला क्वेश्चन है, मानव में कितने सहलग्नता समूह पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कितने सहलग्नता समूह पाए जाते हैं? 23 जोड़े। कितने? 23 जोड़े सहलग्नता समूह मानव में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी गुणसूत्र की खोज? गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर राइट आंसर आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने। किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था वाल्डेयर ने। ठीक है, यह चीज आपको याद रखना है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। तो आपको याद रखना है बाई क्रोमोसोम के कारण। किस कारण? बाई क्रोमोसोम के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो जब एक जीन दूसरे जीव के प्रभाव को या दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रभाविता। क्या बोलते हैं? इस घटना को हम प्रभाविता बोलते हैं। इसमें एक जीन क्या करता है? दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है और अपना लक्षण केवल दर्शाता है। जैसे आप मेंडल के प्रभाविता के नियम में देखे हैं कि लंबे पौधे यौवन पीढ़ी में अपना लक्षण दिखाते हैं, तो लंबे पर लक्षण क्या हो गए? प्रभावी लक्षण हो गए। तो इस घटना को हम बोलते हैं प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, एक जीन या दो, या आप यहां पे कह सकते हैं, यहां पे थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, जब यहां पे हो जाएगा जब। तो जब एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो जब एक ही जीन दो या दो से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? इस घटना को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। तो आपको याद रखना है कि ऐसी घटना जिसमें एक ही जीन दो या दो से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है। तो ब्लीडर्स रोग एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लीडिंग होती है, लगातार रक्त बहता रहता है। इसका दूसरा नाम है हीमोफीलिया। क्या है? ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह बहुत ही खतरनाक रोग होता है। इसके बारे में हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है और इसकी वंशागति भी हमने एक्सप्लेन की है। अभी तक आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को छोड़ करके
बाकी शेष कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको अगर हम छोड़ दे तो बाकी जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑटोसोम क्या होते हैं? 22 जोड़े गुणसूत्र जो कि समान होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्टीवेंस। स्टीवेंस ने बाई गुणसूत्र की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस क्रोमोसोम का नाम बताना है जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है। तो हमने सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार आपको बताए थे, लेकिन जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होता है ऐसे गुणसूत्रों को हम बोलते हैं एसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक बोलते हैं। तो आपको याद रखना है एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक मतलब ऐसे गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? तो मेंडल के प्रयोगों में F1 से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है F1 का मतलब क्या होता है? प्रथम संतति पीढ़ी। क्या होता है? F1 का मतलब होता है प्रथम संतति पीढ़ी। तो प्रथम संतति पीढ़ी आपको यहां पे लिख लेना है, इसका राइट आंसर प्रथम संतति पीढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो कितना होता है? तो जब भी हम एक संकर क्रॉस करते हैं उसका जीनोटाइप रेशियो कितना निकल करके आता है? तो आपको लिखना है 1:2:1। ये होता है जीनोटाइप रेशियो एक संकर क्रॉस का, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो 1:2:1 ये रेशियो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया? तो आपको याद रखना है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा T.H. मॉर्गन ने। किसने किया था ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर काम? तो आपको याद रखना T.H. मॉर्गन। तो T.H. मॉर्गन आपको याद रखना है, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किया था। संलग्नता से संबंधित प्रयोग किया था, लिंकेज से संबंधित प्रयोग इन्होंने किया था। किसके ऊपर? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संरचना में हुआ वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है? तो क्रोमोसोम की संरचना में देखिए, अगर कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचना में कोई वंशागत परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र का जो वंशागति का जो क्रोमोसोम सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो आपको याद रखना है सटन एवं बावेरी। किसने किया था? सटन एवं बावेरी ने किया था। सटन एवं बावेरी। तो ये आपको साइंटिस्टों का नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सटन एवं बावेरी। तो सबसे पहले वंशागति का क्रोमोसोम जो सिद्धांत है इसको किसने दिया? सटन एवं बावेरी ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन क्या कहलाता है? तो जो कैरियोटाइप हम निकालते हैं जैसे किसी भी गुणसूत्रों के जोड़ों का, तो उनका एक निश्चित क्रम में जब हम आरेखन करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं इडियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इडियोग्राफ। तो ये हो जाएगा आपका इडियोग्राफ। यहां पे आपको लिख लेना है इडियोग्राफ। ठीक, तो इडियोग्राफ का मतलब क्या है? कैरियोटाइप का एक निश्चित क्रम में आरेखन। अगला क्वेश्चन है कि जनकों के लक्षणों का उनकी संततियों में पहुंचना क्या कहलाता है? तो कोई भी जनक के लक्षण है जब उनकी संततियों में पहुंच जाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवंशिकी कहलाती है। तो यहां पे आपको लिख लेना है आनुवंशिकी, या आप वंशागति भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी कहलाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लक्षणों का पहुंचना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस सिंड्रोम का नाम बताना है जिसमें डबल XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। मतलब लिंग गुणसूत्रों में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है, ऐसे गुणसूत्र का नाम बताना है। तो ऐसे गुणसूत्र का नाम क्या है? यहां पे आपसे पूछा गया है कि जब लिंग गुणसूत्र में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है तो इस प्रक्रिया को या इस सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? हम क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसको हम क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम का मतलब क्या है कि लिंग गुणसूत्र में अगर एक X गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 2 की बजाय अगर 3 गुणसूत्र टोटल हो जाते हैं,
तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद, जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है इसका कौन सा अपवाद है यानी कि एक्सेप्शन है? तो आपको याद रखना है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। तो सहलग्नता जो है यह मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो लिंकेज का मतलब होता है सहलग्नता। तो सहलग्नता जो है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लक्षण विशेष की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो किसी भी वंशागति का पीढ़ी दर पीढ़ी चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। आपको याद रखना है वंशावली क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। तो वंशावली आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्नता का कोई एक उदाहरण देना है। मतलब जो लिंग संलग्न रोग होते हैं उनका केवल और केवल एक एग्जाम्पल आपको देना है। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप वर्णांधता लिख सकते हैं या आप हीमोफीलिया भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दो इंपोर्टेंट यहां पे डिसीजों के बारे में पढ़ा है। तो आपका हो जाएगा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, या आप हीमोफीलिया भी यहां पे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए लक्षणों के कितने जोड़ी को लिया था? मतलब मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था मटर के ऊपर, तो उन्होंने कितने जोड़ी लक्षणों को लिया था? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 जोड़ी। कितने? तो आपको याद रखना है 7 जोड़े लक्षण लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है? कौन से नंबर के जोड़े में अगर गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम होता है? तो आपको याद रखना है 21वीं जोड़ी। 21वीं जोड़ी में क्या होता है? जब ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। तो 21वीं जोड़ी में जब भी एक अतिरिक्त क्रोमोसोम या गुणसूत्र आ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक संतति को किसी जनक से संकरित कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम किसी भी संतति का क्रॉस कराते हैं किसके साथ? जनक के साथ, यानी कि पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? इस क्रॉस को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। तो ये आपको याद रखना है बैक क्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सहलग्नता किसमें पाई जाती है, यानी कंप्लीट लिंकेज किसमें पाई जाती है? तो कंप्लीट लिंकेज आपको याद रखना है नर ड्रोसोफिला के अंदर पाई जाती है। किसमें? नर ड्रोसोफिला में। तो कंप्लीट लिंकेज जो है नर ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है, नर ड्रोसोफिला। तो नर ड्रोसोफिला में आपको याद रखना है कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो आपको याद रखना है मटर के पौधे को। किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को, यानी कि पाइजम सटाइवम के पौधे को। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता को सर्वप्रथम किसमें देखा गया था? तो आपको याद रखना है मीठी मटर में। किसमें देखा गया था सबसे पहले? मीठी मटर के अंदर। तो मीठी मटर के अंदर सबसे पहले सहलग्नता को देखा गया था। तो चलिए इन क्वेश्चनों का भी आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज की थी वाल्वियानी ने। किसने की थी? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वाल्वियानी। तो आपको याद रखना है साइंटिस्ट है एक वाल्वियानी। तो वाल्वियानी ने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने क्या किया? पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज की। और किसके अंदर की थी? कभी कभी यह भी पूछा जाता है। तो एक काइरोनामस जंतु है, काइरोनामस जंतु की सलाइवरी ग्लैंड में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसीलिए पॉलीटिन गुणसूत्र को हम लार ग्रंथि गुणसूत्र कहते हैं या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज आपको याद रखना है वाल्वियानी ने की थी काइरोनामस जंतु के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो ई कोलाई में सहलग्न समूह की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है 1। कितने सहलग्नता समूह होते हैं? तो केवल और केवल 1 सहलग्नता समूह होता है किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर। अभी आगे चल के आप चैप्टर 6 में ई कोलाई के बारे में चैप्टर 7 में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र खंडों का आदान प्रदान जिस प्रक्रिया में होता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन विनिमय, यानी कि क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? जीन विनिमय। जीन विनिमय का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो जिस प्रक्रिया में जो गुणसूत्र खंडों का क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है, उसे हम बोलते हैं जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत की कार्यकी इकाई क्या होती है? तो आपको याद रखना है जीन। क्या होती है? किसी भी वंशानुगत की जो कार्यकी इकाई होती है वो होती है जीन। क्या होती है? जीन। अगला क्वेश्चन है, जब F1 संकर का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। क्या बोलते हैं?
तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं परीक्षण संकरण, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं परीक्षण संकरण को टेस्ट क्रॉस। क्या लिख सकते हैं आप? परीक्षण संकरण लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या लिख सकते हैं आप? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण क्या है? जब हम किसी F1 संकर का क्रॉस कराते हैं किसी अप्रभावी जनक के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया में पुनर्योजन होता है? तो पुनर्योजन किस प्रक्रिया में होता है? तो आपको याद रखना है पूरे के पूरे ये जो जीन विनिमय की क्रिया होती है इसमें क्या होता है? पुनर्योजन होता है। तो आपको याद रखना है जीन विनिमय। जीन विनिमय एक ऐसी क्रिया है जिसमें पुनर्योजन होता है, अर्थात एक गुणसूत्र के जीन जो है दूसरे गुणसूत्र के जीन में समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जीन विनिमय, जिसमें कि क्या होता है? पुनर्योजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता की F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात होता है। तो जो अपूर्ण प्रभाविता होता है, अपूर्ण प्रभाविता की जो F2 पीढ़ी का समलक्षणी अनुपात आता है वो क्या आता है? तो वो निकल करके आता है 1:2:1। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि जो मेंडल का स्वतंत्र विभवन का नियम है उसमें फिनोटाइप रेशियो क्या आता है? तो आपको याद रखना है 9:3:3:1। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलिए तो इस प्रकार से यहां पे हमने लगभग 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, और यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से आपका भी जो क्वार्टरली एग्जाम होना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम होना है इसके अलावा हाफ ईयरली, तो इनके लिए भी ये पूरे के पूरे चैप्टर 4 के इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनको कि आप तैयार कर लेंगे तो आपका चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।